6 साल बाद डिमोनेटाइजेशन अर्थात विमुद्रीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आता है, जिसमें डिमोनेटाइजेशन पर लिए गए सरकार के फैसले को वैध ठहरा दिया जाता है। और सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 आखिर है क्या, और इसको लेकर कोर्ट में जजों के बीच में मतभेद का बिंदु आखिर क्या बना रहा, पूरे मुद्दे को हम डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। अंत तक जरूर बने रहिएगा। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक रेगुलरली आता रहे। बात करते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2016 में देश के जो उस समय कैश इन सर्कुलेशन था उसका लगभग 86% को लीगल टेंडर से बाहर करने वाले सरकार का फैसला आता है, जिसको डिमोनेटाइजेशन अर्थात विमुद्रीकरण के रूप में जाना जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकार द्वारा जो डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया गया था वो वैलिड था, और पूरा जो प्रोसेस था उसमें सेंट्रल बैंक से कंसल्ट भी किया गया था, और जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो किया गया था। देश की शीर्ष अदालत की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा इस कदम पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर 4:1 के बहुमत से इसके पक्ष में फैसला सुनाया गया था। फैसले पर सहमति जताने वाले 4 न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति बी आर गवई द्वारा अपने रिटन ओपिनियन में कहा गया कि 8 नवंबर 2016 की जो अधिसूचना था उसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई भी खामी नहीं है। बात करते हैं जो पिटीशन दायर हुई थी, तो एक पिटीशन नहीं थी बल्कि मल्टीपल, लगभग 58 के आसपास पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें कई वकील थे, राजनीतिक दल थे, सहकारी बैंक और इंडिविजुअल भी शामिल थे। नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अघोषित काले धन को लक्षित करने और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए उस समय प्रचलन में 86% नगदी को गैर कानूनी घोषित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से चौंकाने वाले कदम का नेतृत्व किया था। लेकिन इस कदम, जिसे व्यापक रूप से विमुद्रीकरण, नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन के रूप में जाना जाता है, इसके द्वारा भारत जो हैवली कैश डिपेंडेंट इकोनॉमी हुआ करता था बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। और हजारों लोग, या कह सकते हैं सभी लोग, इसको व्यक्तिगत रूप से इस प्रभाव से प्रभावित रहे थे। बैंकों के बाहर कई दिनों तक लंबी कतार लगी रही अपने नोटों को बदलने के लिए। और बात करते हैं याचिकर्ताओं की, तो इस याची जो पिटीशन है बेसिकली विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, विवेक नारायण शर्मा की पिटीशन में जितने भी दूसरे पिटीशन थे उसको अलाइन कर दिया जाता है। और कुछ जो पिटिशनर है उनके द्वारा ये आर्गू किया गया था कि बैंक नोटों की किसी भी श्रृंखला को अगर प्रतिबंधित करना है या अमान्य घोषित करना है, तो ये जो सिफारिश है ये भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आनी चाहिए थी, ना कि केंद्रीय सरकार की तरफ से। और इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करते हैं तो न्यायमूर्ति एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि निर्णय लेने से पहले केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच पर्याप्त विचार विमर्श किया गया था। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने संवैधानिक पीठ का फैसला सुनाते हुए कहा कि जो नोटिफिकेशन था डिमोनेटाइजेशन के लिए वो वैलिड है, और टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की कसौटी पर भी खरा उतरता है। नोट बदलने की अवधि को अनुचित नहीं कहा जा सकता। और बात करते हैं असहमति की, तो 5 सदस्यीय पीठ के 4 सदस्यों ने तो पक्ष में फैसला सुनाया कि केंद्र का फैसला वैलिड है, लेकिन न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने मेजॉरिटी से असहमति जताई। उनके द्वारा कहा जाता है कि केंद्र ने पूर्ण कानून पारित करके यह फैसला किया। और न्यायमूर्ति नागरत्ना ये भी कहती है कि संसद के बिना लोकतंत्र फल फूल नहीं सकता, इसलिए लोकतंत्र को अर्थ दिया जाता है संसद के ही द्वारा, और ऐसे में संसद को ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों से अलग नहीं छोड़ा जा सकता। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 26 की, क्योंकि अभी आगे इसको लेकर कुछ बातें होंगी। तो बात करते हैं नोटों को लीगल टेंडर कैसे आखिर घोषित किया जाता है। इसके पीछे जो आरबीआई का जो डेफिनेशन है, जो कानून बना है, उसमें सेक्शन 26(1) की जब बात करते हैं तो इसमें प्रत्येक बैंक नोट भारत में किसी भी स्थान पर भुगतान में या उसमें व्यक्त की गई राशि के लिए वैध मुद्रा होगा। और इसकी गारंटी कौन लेगा? इसकी गारंटी लेता है सेंट्रल बैंक। और सेक्शन 26(2) क्या कहता है, ये काफी क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि पूरी जो कोर्ट की बहस थी वो इसी सेक्शन को लेकर केंद्रित रही। तो इसमें कहा जाता है कि केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर सेंट्रल गवर्नमेंट भारत के जो गजट ऑफ इंडिया है उसमें नोटिफिकेशन के द्वारा ये डिक्लेयर करेगी कि ऐसी तारीख से किसी भी मूल्य वर्ग, एनी सीरीज, इस शब्द एनी को लेकर बहुत ज्यादा बहस हुई थी। क्या बहस थी अभी आगे इसको भी डिस्कस करेंगे।
विनिर्दिष्ट की गई ऐसी तारीख से किसी भी अर्थात एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट ऑफ एनी डिनोमिनेशन, किसी भी मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की कोई भी श्रृंखला बैंक के ऐसे कार्यालय या एजेंसी में और ऐसी सीमा तक वैध मुद्रा नहीं रहेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएगी। और अब बात करते हैं जजों के व्यक्तिगत इसमें जो फैसला सुनाया जाता है उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करते हुए कि क्या आरबीआई का धारा 26(2) के तहत शक्ति का उपयोग होल सीरीज, पूरी सीरीज के लिए किया जा सकता है। इस पर न्यायमूर्ति गवई के फैसले में कहा जाता है कि आरबीआई अधिनियम की धारा 26(2) का उपयोग होल सीरीज का विमुद्रीकरण करने के लिए किया जा सकता है, न कि केवल विशेष श्रृंखला के लिए। और आगे उनके द्वारा यह भी कहा जाता है कि जो वर्ड है एनी अर्थात किसी भी, इसका उपयोग रिस्ट्रिक्टिव मैनर से नहीं किया जा सकता। हालांकि न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना द्वारा इस पर कहा जाता है कि आरबीआई के अधिनियम की धारा 26(2) के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों पर उनके विचार न्यायमूर्ति गवई से बिल्कुल भिन्न है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना आगे ये भी कहते हैं कि आरबीआई की अधिनियम की धारा 26(2) के तहत एनी सीरीज अर्थात किसी भी श्रृंखला का अर्थ ऑल सीरीज, सभी श्रृंखला नहीं हो सकता। इस बीच न्यायमूर्ति गवई द्वारा कहा जाता है कि केंद्र सरकार से आए प्रस्ताव के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया को गलत नहीं ठहराया जा सकता। और वहीं न्यायमूर्ति नागरत्ना कहती हैं कि 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण गैर कानूनी और दूषित था। और आगे वो ये भी कहती हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस था नेक इरादे और अच्छी तरह से सोचा समझा था, इसलिए प्रोसेस को विशुद्ध रूप से कानूनी आधार पर गैर कानूनी घोषित किया गया है, न कि उद्देश्यों के आधार पर। और इसलिए याचिकाकर्ताओं को अंततः कोई भी राहत नहीं मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के पूरे वीडियो में नोटबंदी को लेकर काफी कुछ क्लियर रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या एंगल था, आरबीआई की धारा 26(2) क्या कहती है, और इंडिविजुअल जो जज थे उनका क्या इसको लेकर रुख रहा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।